हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आर क्लासेस। हमने न्यूट्रिशन वाले टॉपिक को देखा जो भी इम्पोर्टेंट था और वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, उसे मार्क भी कर लिया। और आई थिंक आप लोग विशेष ध्यान देंगे इस चीज़ को कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट है पढ़ना ही है, वेरी इंपॉर्टेंट, उसको माइंड में सेट कर लीजिए। और मैंने जो इम्पोर्टेंट दिया है, ये जो भी इम्पोर्टेंट है या वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में उससे रिलेटेड क्वेश्चन 100% पूछे जाएंगे, इसलिए क्लास को मिस मत कीजिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं जो कि है रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन में भी एक छोटा सा टॉपिक है, मात्र थोड़ा छोटा सा वीडियो बनेगा इसमें। आप लोग, क्योंकि मैं ये वीडियो पार्ट बाय पार्ट लेकर आ रहा हूँ, तो आप लोगों को किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम होगा उसी टॉपिक के वीडियो लेक्चर को खोलकर देखेंगे क्विक रिवीजन में, ठीक है। क्विक रिवीजन आपके लिए 100% सेटिस्फेक्शन लेकर आ रहा है। तो रेस्पिरेशन को देखें, एक छोटा सा वीडियो है, जो जो इम्पोर्टेंट या वेरी इंपॉर्टेंट मैं लेबल करूँगा, मार्क करूँगा, उसे एकदम माइंड में सेट कर लीजिए। उस टॉपिक को बार बार देखिए, आपके एग्जामिनेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए हम लोग आगे वीडियो की ओर बढ़ते हैं। किस प्रकार जो है पिछले वाले वीडियो में देखा क्विक रिवीजन ऑफ न्यूट्रिशन। अब इसमें रिस्पिरेशन में कौन कौन से टॉपिक जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, यहाँ पर हम लोग समझेंगे। सबसे पहले ये मीनिंग तो आप लोगों को आनी चाहिए, भाई रिस्पिरेशन क्या है, ठीक है। रिस्पिरेशन क्या है, तो हम लोग कहेंगे कि रिस्पिरेशन जो होता है ब्रेक डाउन ऑफ फूड पार्टिकल या ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज टू रिलीज एनर्जी। ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज टू रिलीज एनर्जी, यही है रिस्पिरेशन। डिफाइन करना है तो आप कहोगे कि रिस्पिरेशन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस, मतलब O2 अंदर लेना, CO2 बाहर छोड़ना, वो शामिल होता है। ऑक्सीडेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, जो डाइजेस्टेड फूड ग्लूकोज के फॉर्म में सेल में है, उसका ऑक्सीडेशन होकर एनर्जी रिलीज करना, उसको हम लोग कहते हैं क्या, तो उसको कहेंगे रिस्पिरेशन। शॉर्ट में लिखना हो तो प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस एनर्जी। क्लियर हो गया। ब्रीदिंग क्या है, तो ब्रीदिंग जो है एक फिजिकल प्रोसेस है, यह बायोलॉजिकल प्रोसेस है, वहीं ब्रीदिंग फिजिकल प्रोसेस है। फिजिकल प्रोसेस ऑफ एक्सहेलिंग एंड इनहेलिंग, इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग। इनहेलिंग माने सांस अंदर लेना, एक्सहेलिंग माने सांस बाहर छोड़ना। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रीदिंग। तो याद रहेगी रिस्पिरेशन क्या है, तो ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज टू रिलीज एनर्जी। और ब्रीदिंग रिस्पिरेशन क्या है, तो ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज टू रिलीज एनर्जी। और ब्रीदिंग क्या है, तो ब्रीदिंग इज ए फिजिकल प्रोसेस ऑफ एक्सहेलिंग एंड इनहेलिंग ऑफ एयर फ्रॉम द लंग्स, ठीक है। तो चलिए आगे यहाँ पर हम लोग देखेंगे, तो ब्रीदिंग को रिस्पिरेशन से लोग जोड़ कर देखते हैं। ब्रीदिंग इज द पार्ट ऑफ रिस्पिरेशन, नॉट रेस्पिरेशन, ठीक है। रिस्पिरेशन अलग चीज़ है, रिस्पिरेशन में ब्रीदिंग शामिल होता है, इसलिए ये पार्ट है। अब हम लोग ब्रीदिंग के बारे में यहाँ देखेंगे कि ब्रीदिंग कैसे होता है। सबसे पहले देखिए, एयर को इनहेल किया जाता है, किस तरह होता है वो हम लोग आगे समझेंगे। एयर को इनहेल करते हैं, वो एयर कहाँ चला जाता है, लंग्स में। लंग्स से ब्लड, जो ब्लड में मौजूद क्या होता है, तो ब्लड में हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन क्या करता है, उस ऑक्सीजन से, वहाँ डिफरेंट गैसेस आ गया लंग्स में, तो वहाँ पर जो है ऑक्सीजन को वो डिफ्यूज़ कर लेता है ब्लड में। और ब्लड कहाँ लेकर जाता है, तो ईच पार्ट ऑफ द बॉडी, मतलब हर एक सेल में लेकर चला जाता है। जहाँ पर ग्लूकोज पहले से होता है, देख सकते हो ग्लूकोज पहले से होता है, ऑक्सीजन आया तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीडेशन होने से एनर्जी रिलीज हुई, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई, तो इसको हम लोग सेल के अंदर रिस्पिरेशन हुआ तो सेलुलर रिस्पिरेशन हम लोग कहेंगे। जैसे ही यहाँ एनर्जी रिलीज हुई तो बॉडी उसको कंज्यूम कर लेगा, एनर्जी को अपने काम में ले लेगा, और वहीं पर CO2 को बाहर निकाल देगा उसी ब्लड के थ्रू। ब्लड के थ्रू CO2 बाहर जा रहा है, अब ये फिर लंग्स में चला जाएगा जहाँ और भी गैसें मौजूद हैं। जब लंग्स में चला जाएगा तो फिर लंग्स से एक्सहेल करके एयर को नॉस्ट्रिल के थ्रू बाहर निकाल दिया जाएगा, ठीक है। याद रखेंगे यहाँ पर ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन मिलेगा तो इसका ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा, इसका प्रोडक्ट बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी का यूज हो जाता है, ये वाटर और ये CO2 वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में होता है। नेक्स्ट आता है कि ये इम्पॉर्टेंट होने वाला है, ये इम्पॉर्टेंट होने वाला, जो टॉपिक इम्पॉर्टेंट होगा मैं बताता जाऊंगा। ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में डिफरेंसेस कहेगा, तो आप लिखोगे सबसे पहले कि
ब्रीदिंग जो है एक फिजिकल प्रोसेस है, रिस्पिरेशन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। ठीक है, ब्रीदिंग इज द प्रोसेस ऑफ एक्सेलिंग एंड इनहेलिंग ऑफ एयर इन एंड आउट या आउट और इन ऑफ द लंग्स। रिस्पिरेशन क्या है? ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, चलिए इसके अलावा फिर ब्रीदिंग में क्या होता है? ब्रीदिंग आपके लंग्स में होता है और रिस्पिरेशन सेल में होता है। सेल में दिखाया हमने। फिर आ गया कि ब्रीदिंग में कोई एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होता है, वहीं पर रिस्पिरेशन में एनर्जी प्रोड्यूस होता है। ये टॉपिक को आप लोग याद कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। अब इसमें टाइप्स ऑफ रिस्पिरेशन, रिस्पिरेशन दो तरह के होते हैं। ठीक है, रिस्पिरेशन दो तरह के हैं। अब वो दो तरह के कौन है? एरोबिक रिस्पिरेशन और एनारोबिक रिस्पिरेशन। ये प्रेजेंस ऑफ O2 होता है ना, और ये आपका एब्सेंस या इन लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन, यहाँ समझेंगे हम लोग। अब जैसे हम लोग बात करेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जैसे हो रहा है या फिर यहाँ पर लैक ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो ये दोनों क्या है? माने एनारोबिक में मैंने क्या कहा? एरोबिक में जहाँ इनफ क्वांटिटी में ऑक्सीजन हो, रिस्पिरेशन होगा, तो वहाँ पर एरोबिक रिस्पिरेशन कहेंगे। एनारोबिक में क्या होगा? जहाँ लैक ऑफ ऑक्सीजन हो, यानी ऑक्सीजन की कमी हो या ऑक्सीजन बिल्कुल ना हो। तो यहाँ दो तरह का हो गया। अब इस प्रोसेस को, ये वाला जो है ना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। इस टॉपिक में आप ध्यान दोगे कि यहाँ पर दिखाया कि जो सेल में ग्लूकोज है, सेल में क्या है? ग्लूकोज है। यहाँ कार्बन के 6 मॉलिक्यूल। अब ये ग्लूकोज जो है साइटोप्लाज्म, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है ना, तो साइटोप्लाज्म में ही ये पायरूवेट में कन्वर्ट होता है। पायरूवेट मतलब 3 कार्बन मॉलिक्यूल वाले में कन्वर्ट होता है। ये पहले 6 कार्बन मॉलिक्यूल था, अब 3 कार्बन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है, और कन्वर्ट होने के साथ एनर्जी भी रिलीज करता है। यानी ऑक्सीजन से ऑक्सीडेशन होने के पहले भी ये एनर्जी रिलीज करता है। तो ग्लूकोज सेल में क्या होता है? सेल के साइटोप्लाज्म में पायरूवेट में कन्वर्ट होता है। अब इसकी बारी आ गई कि ऑक्सीजन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है या कम मिल रहा है। तो चलिए यहाँ पर इस ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हम लोग 3 रास्ते से देख रहे हैं। पहला, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये होता है ईस्ट में, याद रखेंगे, ईस्ट में एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जहाँ ऑक्सीजन नहीं है तो उस समय रिस्पिरेशन कौन सा होगा? एनारोबिक रिस्पिरेशन। और इसके प्रोडक्ट क्या है? ये प्रोडक्ट को आप लोगों को याद करनी है। प्रोडक्ट होगा एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी याद रहेगी। चलिए यहाँ पर देखिए, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जब होगा, ईस्ट में होगा, क्या होगा? रिस्पिरेशन। कौन सा रिस्पिरेशन? एनारोबिक। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी। क्लियर हो गई? चलिए, लैक ऑफ ऑक्सीजन, जहाँ ऑक्सीजन की कमी होगी वहाँ पर क्या होगा? ये कहाँ होता है? तो जब कभी हम लोग हेवी एक्सरसाइज करते हैं या रनिंग करते हैं तो उस समय हम लोग हाँफने लगते हैं, हाँफते हैं ना, तो इसका मतलब क्या? बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाना। और जब ऑक्सीजन की कमी होगी तो वहाँ जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा तो वो उसमें प्रोडक्ट बनेगा लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी। एनर्जी कंज्यूम हो जाएगा। लैक्टिक एसिड जब बनने के कारण मसल क्रैम्प्स होते हैं। अगर क्वेश्चन पूछ दिया मसल क्रैम्प्स कब होते हैं, किस सिचुएशन में होते हैं, तो आप बोलोगे कि जब लैक ऑफ ऑक्सीजन में रिस्पिरेशन होता है तो वहाँ लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है। लैक्टिक एसिड फॉर्म होने से मसल क्रैम्प्स होता है। क्लियर हो गई? चलिए, ये हो गया जनरल मैंने हम लोगों में जैसे होता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जितना ऑक्सीजन है जनरल तरीके से हम लोग रह रहे हैं या वॉकिंग कर रहे हैं, उस समय नहीं हाँफना होता क्योंकि उतना ऑक्सीजन हमारे बॉडी में है कि उसको जो है, तो वहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया, सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है, याद रखेंगे। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ईस्ट में, लैक ऑफ ऑक्सीजन में हमारा जो मसल्स होता है, स्केलेटल मसल्स जो हड्डी से जुड़े होते हैं, उस मसल्स में रिस्पिरेशन होता है जहाँ लैक्टिक एसिड बनता है। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया में जो है रिस्पिरेशन होता है, इसको कहते हैं एरोबिक रिस्पिरेशन। इसमें प्रोडक्ट बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, H2O, एनर्जी को कंज्यूम कर लेगा और CO2 H2O वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग एरोबिक रिस्पिरेशन। ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये भी टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक डिफरेंसेस बिटवीन एरोबिक रिस्पिरेशन एनारोबिक रिस्पिरेशन। अब एरोबिक रिस्पिरेशन के लिए O2 का प्रेजेंट होना जरूरी है। एनारोबिक के लिए O2 अगर
रिक्वायर्ड है माने लेस क्वांटिटी में, एब्सेंस भी होगा तो चलेगा। एब्सेंस में क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा इथेनॉल बना देगा, और लैक होगा तो क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड बन जाएगा, है ना। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में O2 इज रिक्वायर्ड, एनारोबिक में O2 इज नॉट रिक्वायर्ड, और रिक्वायर्ड इन लेस क्वांटिटी माने रिक्वायर्ड है भी और कम क्वांटिटी में और नहीं भी। इट अकर इन साइटोप्लाज्म, एरोबिक रेस्पिरेशन जो है, एरोबिक रेस्पिरेशन साइटोप्लाज्म में हो जा रहा है, यहाँ पर देखा हमने जहाँ एनर्जी रिलीज हुआ, प्लस माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन केवल साइटोप्लाज्म में होता है। केवल कहाँ होगा, साइटोप्लाज्म में होगा एनारोबिक रेस्पिरेशन। यहाँ पर जो है ग्लूकोज, जब ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिलेगा तो एरोबिक रेस्पिरेशन में कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज होगा, इसमें इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज होगा। चलिए आगे बढ़ा जाए। एरोबिक रेस्पिरेशन में इनफ क्वांटिटी में ऑक्सीजन होता है तो मोर एनर्जी रिलीज होगा, इसमें लेस एनर्जी रिलीज होगा। अब एरोबिक रेस्पिरेशन में बात करेंगे तो एरोबिक में कार्बन डाइऑक्साइड H2O आर इंड प्रोडक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड H2O आर इंड प्रोडक्ट, एनर्जी तीनों में रिलीज हो रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड H2O आर इन प्रोडक्ट मैंने फाइनल प्रोडक्ट यही निकलेगा। वहीं एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करेंगे तो एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और लैक्टिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, एथेनॉल या एथाइल अल्कोहल, लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है टॉपिक, याद करेंगे। चलिए यहाँ पर पूरे स्ट्रक्चर को समझा जाए। ये स्ट्रक्चर जो डायग्राम आप देख रहे हो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। चलिए यहाँ ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम को दिखाया गया है। पूरे रिस्पायरेटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन की भागीदारी होती है आप पहले देखेंगे। सबसे पहले नसल कैविटी, यहाँ पर नॉस्ट्रिल है, उसके बाद नसल कैविटी, नसल कैविटी के बाद यहाँ पर फैरिक्स, फैरिक्स जो होता है कॉमन पैसेज होता है फूड और विंड का, फूड भी इसी पाइप से गुजरता है, विंड भी इसी पाइप। उसके बाद आ जाता है लैरिक्स, जबकि वॉइस बॉक्स बकल कोड होता है लैरिक्स। लैरिक्स के नीचे जो आ गया, ये आ गया ट्रैकिया, ट्रैकिया बोल लीजिए या इसको विंड पाइप बोलिए, ट्रैकिया या विंड पाइप, ठीक है। जैसे फूड पाइप को क्या बोले थे, एसोफेगस या फूड पाइप, तो इसको बोलेंगे हम लोग ट्रैकिया या फिर विंड पाइप। अब ये विंड पाइप जो होता है ये तो मसल का होता है। अब जब हवा की एब्सेंस होगी तो ये चिपक जाएगा, पिचक जाएगा एक दूसरे से, है ना। जब पिचक जाएगा तो हम लोगों का क्या होगा, ब्रीदिंग लेना माने ब्रीदिंग इम्पॉसिबल हो जाएगा, डेथ भी हो सकती है। इसलिए इसमें जो देख रहे हो ना इस तरह करके रिंग 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 बना हुआ, इसको कहते हैं रिंग ऑफ कार्टिलेज। क्यों लगा होता है, इसकी क्या ब्रीदिंग में भूमिका होती है, तो ये केवल इस नली को स्ट्रेट रखता है, पिचकने नहीं देता, क्लाप्स होने नहीं देता। तो क्लाप्स क्यों नहीं होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रिंग ऑफ कार्टिलेज। इसके बाद हम लोग जो अगला पार्ट में जाएंगे, ये हो गया आपका ये विंड पाइप ट्रैकिया। ट्रैकिया दो पार्ट में बट गया, देखिए ट्रैकिया दो पार्ट में बट गया, इसको कहेंगे ब्रोंकाई। ये ब्रोंकाई, ब्रोंकाई आगे फर्दर ब्रांचेज में बढ़ता है, थोड़ा थोड़ा ब्रांचेज, जैसे ट्री में ब्रांचेज निकलता है ना, उसी तरह ब्रांचेज में निकलता है। इसको हम लोग कहते हैं ब्रोंक्यूल। क्या कहेंगे, ब्रोंक्यूल। और ब्रोंक्यूल से ये लंग्स में गया, ब्रोंक्यूल से, ब्रोंक्यूल के अंतिम छोर में बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग कहते हैं एयर सेक या एल्वोइली। एल्वोइली को हम लोग कहेंगे साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। यहीं पर CO2 यहीं से बाहर निकाल दिया जाता है और O2 यहीं से अंदर लिया जाता है। तो साइट ऑफ एक्सचेंज क्या हो गया हमारे फेफड़े में, तो एल्वोइली हो गया। डायफ्राम की बात करेंगे तो डायफ्राम यहाँ पर डोम शेप का होता है, ये देख सक रहे हो आप लोग, डायफ्राम डोम शेप का होता है। जब हम लोग इनहेल करते हैं तो ये स्ट्रेट हो जाता है। स्ट्रेट क्यों होता है, ताकि चेस्ट कैविटी के एरिया को बढ़ा दिया जाए, वॉल्यूम को बढ़ा दिया जाए और लंग्स में हवा आसानी से आ जाए। लंग्स में हवा आसानी से आने के लिए ये डायफ्राम स्ट्रेट हो जाता है, ठीक है। उससे क्या होता है, चेस्ट कैविटी, डायफ्राम स्ट्रेट होने से हम लोग इनहेल करते हैं तो डायफ्राम स्ट्रेट होता है। डायफ्राम स्ट्रेट होने से चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम बढ़ जाता है, जिससे अधिक हवा हमारे फेफड़े तक आ पाती है। फिर जब एक्सहेल करना होता है तो ये डायफ्राम पुश करता है ऊपर की ओर, इसको क्या करता है, धक्का करता है, धक्का देता है, अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है ताकि हवा फिर से बाहर की ओर निकले। तो डायफ्राम और इसकी भूमिका समझ गए, चेस्ट कैविटी और डायफ्राम की भूमिका पूछा जाएगा तो आप बोलोगे कि डायफ्राम जो है वो स्ट्रेट होकर इनहेल में मदद करता है, साथ में चेस्ट कैविटी के वॉल्यूम को बढ़ाता है। और वहीं ये डायफ्राम फिर से डोम शेप हो जाता है और एयर को
बाहर माने एक्सहेल करने में मदद करता है। चेस्ट कैविटी क्या करता है, वॉल्यूम को बढ़ाकर फेफड़े में अधिक से अधिक हवा लेता है और वॉल्यूम को घटाकर फेफड़े से हवा को बाहर निकालता है। चलिए यहाँ पर हम लोग इस प्रोसेस को समझेंगे। यहाँ पर इस प्रोसेस के द्वारा भी आप बना सकते हो। ये वाला डायग्राम बनाइए, चाहे ये वाला डायग्राम बनाइए, ठीक है। अब हवा किस तरह हमारे इनसाइड आती है, देखिए यहाँ सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नॉस्ट्रिल। आपके नोज में दो जो होल दिख रहे हैं वो नोस्ट्रिल है। नोस्ट्रिल से एयर अंदर जाती है। अब यह नहीं कहिएगा कि हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, हम लोग एयर को लेते हैं। हमारे आसपास जो एयर होता है वो एयर हमारे नॉस्ट्रिल से अंदर जाता है। ये पैसेज हो गया नेसल कैविटी। नेसल कैविटी में क्या होता है, हेयर होते हैं। वो हेयर क्या करते हैं, तो हेयर डस्ट पार्टिकल को फिल्टर कर लेते हैं, छान देते हैं, ठीक है। और हवा को, जो मॉइस्चर वाला हवा है उसको वार्म करना होता है। बॉडी के टेम्परेचर लायक उस हवा को बनाना होता है ताकि बॉडी उसको माने एक्सिस्ट कर सके। तो नेसल कैविटी में क्या होता है, तो हवा के डस्ट पार्टिकल को छाना जाता है, साथ में उसको वार्म किया जाता है। इसके बाद फेरेक्स जो आ गया, ये कॉमन पैसेज है फूड और एयर के लिए। फेरेक्स से फिर हवा चली जाती है कहाँ, लैरिक्स में, जो आपका वोकल कोड है, वॉइस बॉक्स है, वहाँ जाती है। यहाँ से केवल हवा ही पार होगी, फूड नहीं। फूड फेरेक्स तक लास्ट कॉमन है ना। अब ये लैरिक्स में जाएगी हवा, और हवा जाती है फिर ट्रैकिया मतलब विंड पाइप। अब विंड पाइप में, जिसको ट्रैकिया विंड पाइप कहते हैं, विंड पाइप में कार्टिलेज लगा होता है जो इस नली को गोल बनाए रखता है। हवा नीचे जा रही है, नीचे जाने के बाद कहाँ जाती है, तो ये जो विंड पाइप है दो भाग में डिवाइड होता है। फेफड़े में दो भाग होता है ना, तो ब्रोंकाई, ये जो ब्रांच बटा दो ब्रांच, किसका, ट्रैकिया का दो ब्रांच, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको कहेंगे ब्रोंकाई। ब्रोंकाई फिर आगे ब्रांचेस में बटेगा, उसको कहेंगे ब्रोंक्यूल। ब्रोंक्यूल से हवा कहाँ चल गया, एल्वोली में। यहाँ एयर है, यहाँ एयर है, सभी गैसेस हैं, ठीक है। अब यहीं पर जो एल्वोली होता है, इसमें काफ़ी सारे ब्लड वेसल्स होते हैं। वो ब्लड वेसल ब्लड लेकर यहाँ से गुजरता है, तो ब्लड में एक पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या गुण होता है कि ऑक्सीजन को ऑब्जर्व करे। ऑक्सीजन को वो ऑब्जर्व करके ब्लड में डिफ्यूज़ कर देता है, और डिफ्यूज़ होने से ब्लड कहाँ जाता है, तो हर एक सेल में जाता है। और हर एक सेल में कौन है, तो वहाँ पर ग्लूकोज है। तो ग्लूकोज किस लिए वहाँ बैठा है, बर्न होने के लिए, जलने के लिए, जल कर एनर्जी रिलीज करने के लिए। तो जब ब्लड ऑक्सीजन को लेकर जाता है प्रत्येक सेल में, तो सेल में ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो जाता है। वहाँ पर दो तरह के रेस्पिरेशन हो सकते हैं, एक एनारोबिक, एरोबिक, दोनों हमने बताया। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, CO2 बनता है, वाटर बनता है, और एनर्जी ATP के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। बॉडी उसको यूज़ करता है, एसिमुलेट करता है अपने डिफरेंट पर्पस के लिए। चलिए यहाँ तक हो गया, समझ में आ गया ये पूरा फिगर। और फिर इसी तरह इसी रूट से वापस भी निकल जाता है, इसी रूट से। जैसे ये सेल में देखेंगे, सेल में जो है यहाँ पर रिस्पिरेशन हुआ, और जो CO2 बना, तो CO2 फिर कहाँ चला आया, CO2 चला आया एल्वोइली में। CO2 ब्लड के साथ एल्वोइली में, एल्वोइली से ब्रोंक्यूल में, ब्रोंक्यूल से ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई से ट्रैकिया में, ट्रैकिया से लैरिक्स, लैरिक्स से फेरेक्स, फेरेक्स से नेसल कैविटी, नेसल कैविटी से नॉस्ट्रिल से बाहर निकल जाता है। तो ये प्रोसेस, ये इम्पॉर्टेंट है, ये आपका इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि डिफरेंसेस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है, ध्यान देंगे। तो रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस में क्या डिफरेंस है, तो सबसे पहले देखिए कि रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है और एनर्जी रिलीज होता है। इसका वेस्ट प्रोडक्ट क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। याद रहेगा, रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, मतलब ब्रेकडाउन होता है, एनर्जी रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड H2O का वेस्ट प्रोडक्ट होता है। वहीं पर फोटोसिंथेसिस की बात करेंगे, तो फोटोसिंथेसिस जो होता है ग्रीन प्लांट्स में होते हैं, रेस्पिरेशन भी होते हैं ग्रीन प्लांट्स में। तो फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एक दूसरे से कॉम्बाइन होकर ग्लूकोज बनाते हैं। यहाँ ग्लूकोज क्या होता है, सिंथेसिस होता है, और यहाँ ग्लूकोज क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। दोनों में यही डिफरेंस है। और यहाँ पर वेस्ट प्रोडक्ट जो होगा वो O2 होगा। यहाँ पर वेस्ट प्रोडक्ट CO2 है रेस्पिरेशन में, फोटोसिंथेसिस में वेस्ट प्रोडक्ट क्या होगा, O2।
अब यहाँ पर कह रहा रिस्पिरेशन में O2 को कंज्यूम किया जाता है और CO2 को रिलीज किया जाता है, बिल्कुल सही। और इसमें फोटोसिंथेसिस में CO2 को कंज्यूम किया जाता है, O2 को रिलीज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग कि एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। रिस्पिरेशन में एनर्जी मैंने कहा कि एटीपी के फॉर्म में, जिस फॉर्म में हमारा बॉडी उसको कंज्यूम कर सके, तो एनर्जी एटीपी के फॉर्म में रिलीज होता है। वहीं पर फोटोसिंथेसिस में एनर्जी का यूज़ होता है, सोलर एनर्जी का यूज़ होता है, ठीक है। रिस्पिरेशन हर समय होता है, दिन हो रात हो, 24 आवर 365 डेज ये होता है। तो इट टेक प्लेस ऑल टाइम, और ये जो होता है वो डे टाइम में होता है। जब सनलाइट मौजूद होगा तभी आपका फोटोसिंथेसिस होगा। रिस्पिरेशन की बात करेंगे तो रिस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और वहीं पर फोटोसिंथेसिस की बात करेंगे तो क्लोरोप्लास्ट में होता है। इसके पहले वाले में मैंने स्ट्रक्चर दिखाया था क्लोरोप्लास्ट, वहाँ लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन होता है। अगर हम रिस्पिरेशन की बात करेंगे तो सारे प्लांट और एनिमल में रिस्पिरेशन होते हैं, लेकिन फोटोसिंथेसिस केवल ग्रीन प्लांट्स में होते हैं। क्लियर हो गया। नोट देख लिया जाए। नोट क्या है कि रेट ऑफ ब्रीदिंग इंक्रीजेज फ्रॉम 15 to 18 टाइम पर मिनट एंड 20 to 25 टाइम पर मिनट ड्यूरिंग विगरस एक्सरसाइज। यानी जनरली हम लोग 15 से 18 बार ब्रीदिंग करते हैं, 15 से 18 बार ब्रीदिंग करते हैं जनरल तरीके से, और वहीं 20 से 25 बार करते हैं जब हम लोग हेवी एक्सरसाइज करते हैं। मसल क्रैम्प्स का कारण बताया था हमने, जब यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती है, तो ऑक्सीजन की कमी से क्या होता है, तो लैक्टिक एसिड बनता है, और लैक्टिक एसिड फॉर्म होने से मसल क्रैम्प्स होते हैं, ठीक है। चलिए, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक था, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक को कर लेंगे।